Hello everyone, it is our fourth lecture of lesson 3, electrostatic potential. Electrostatic potential. Electrostatic potential. Okay students, in this lecture we will learn about the concept of potential energy. As I said in the last lecture, that in this lecture we will discuss the potential energy, concept of potential energy. So potential energy of any system, यहाँ जो सिस्टम होगा वो सिस्टम कैसा होगा, कोई चार्ज सिस्टम होगा. तो उस सिस्टम की 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, मोर देन 2 चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का भी कोई सिस्टम हो सकता है. तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम is defined as the net amount of work done to bring the charges to assemble a system of charge. Amount of work done required to bring the charges from infinite to assemble a system of charges. It means जो सिस्टम आप असेंबल करना चाहते हो चार्जेस का, उन चार्जेस को इनफाइनाइट से सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क किया जाता है, दैट वर्क इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो द पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम potential energy of system is defined as the net amount of work done required to bring the charges from infinite to assemble a system of charges is known as potential energy. Potential energy of the system. So simply potential energy of any system is defined as the net amount of work done required to bring the charges from infinite and to assemble a system of charges is known as the potential energy of the system. Simple words में हम ये कह देते हैं net amount of work done required to assemble a system of charges by bringing the charges from infinite is known as the potential energy. तो potential energy क्या है? Net amount of work done required to assemble a system of charges by bringing them from infinite is known as the potential energy. क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है, नेट वर्क जो रिक्वायर्ड है टू असेंबल ए सिस्टम ऑफ चार्जेस by bringing them from infinite is known as the potential energy of any system. कौन से सिस्टम की बात हो रही है? यहाँ चार्जेस वाले सिस्टम की बात हो रही है. आप ऐसा नहीं कि मासेस का कोई सिस्टम बना लो, 3 kg इधर रख दो, 2 kg इधर रख दो, 5 kg के पे और रख दो, वो भी एक सिस्टम है लेकिन वो मासेस का सिस्टम है. हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर है तो हम इलेक्ट्रिक इट मींस चार्जेस के सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बेस कंसेप्ट समझ में आएगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेट वर्क है.
U इक्वल टू W नेट। ओके, तो कभी भी अब हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम नेटवर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेटवर्क कैलकुलेट करने से हमें उस सिस्टम की क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of two charges। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हो आप ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कोई सिस्टम में चार्जेस कितने हैं, दो चार्जेस। दो चार्जेस को असेंबल करने में जो वर्क किया जाएगा वही वर्क हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एज वी नो net amount of work done required, net amount of work done required to assemble a system of charges by bringing them from infinite, okay, by bringing them from infinite is known as potential energy of the system। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे हम कहते हैं, डेफिनेशन नोट कर दी। तो पहले हमें चार्जेस कहां से लाने, सभी इनफाइनाइट से। सपोज करो आप Q1 चार्ज लाते हो और पॉइंट ए पर प्लेस कर देते हो, ठीक है, Q1 चार्ज लेकर के आते हो। तो आप यहां पर ये बताइए मुझे कि जब Q1 चार्ज आप ला रहे होंगे तो क्या पहले से यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है ना, कोई चार्ज पहले से था नहीं हमारे पास, हम Q1 चार्ज को लेकर के आए। यहां पहले से ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो यहां ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही पोटेंशियल है। तो आप जो चार्ज लेकर के आ रहे थे उसका कोई अपोज नहीं करेगा इधर से। तो जब कोई अपोज नहीं करेगा इट मींस तो यहां पर आपने कोई वर्क नहीं किया है इस चार्ज को लाने में। ध्यान देना वाला से, जब आप इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे होंगे, तो यहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ना ही पोटेंशियल है जो आपका क्या करे, अपोज। जो आप इस चार्ज को लेकर के आ रहे थे उसका अपोज नहीं करेगा। तो आपके द्वारा जो वर्क होगा इस चार्ज को लाने में क्या होगा, जीरो। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं, एज वी नो W इक्वल टू QV। वर्क कैसे दिया जाता है, W इक्वल टू QV से। पीछे न्यूमेरिकल मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी आपके साथ, तो W इक्वल टू QV से कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क लेट वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इज W1, ठीक है। तो W1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 इंटू V। यहां पहले से प्रेजेंट है नहीं तो V क्या है, जीरो। तो आप देख रहे हैं W1 क्या मिला हमें, जीरो। एक इक्वेशन ये मिल गई, क्लियर। अब सपोज करो कोई दूसरा चार्ज यहां पे लेकर के आते हो Q2 और इसकी यहां से डिस्टेंस है सपोज करो ये R, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, R। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R फ्रॉम Q1 इज W2। उसको लेट क्या कर लिया हमने,
W2 कंसीडर किया है, तो W2 क्या होगा, W2 इक्वल टू किसको, चार्ज को लेकर के आए हो आप, Q2 को, और इससे यहां पोटेंशियल, ठीक है, V12 हमने कंसीडर किया है, अभी लिखते हैं यहां पे W क्या हुआ, QV, चार्ज Q2 है, और V12 क्या है, पहले से चार्ज अब यहां पर ये प्रेजेंट है Q1, Q2 जब लेकर के आए हो तो पहले Q1 आ गया है ना, इससे क्या होगा, इससे यहां पोटेंशियल होगा V12 यहां पर, तो हम लिखते रहे यहां पे V12 इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B, क्लियर। सो V12 पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, KQ इस चार्ज से निकाल लो R डिस्टेंस पे, KQ1/R, क्लियर। हेंस W2 इक्वल टू Q2 इंटू V12 कितना, KQ1/R, तो W2 आ गया KQ1 Q2/R। अब नेटवर्क कितना हो गया है, W1 ये रहा, W2 ये रहा, सेकेंड इक्वेशन, नेटवर्क W इक्वल टू क्या हो गया, W1 प्लस W2, सो W इक्वल टू, ये तो जीरो है ही, प्लस ये हो गया KQ1 Q2/R, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो गई, U इक्वल टू KQ1 Q2/R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का अगर कोई सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आए, ये निकल के आए। दोबारा से समझेंगे, एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, यहां पे मैंने रिटर्न में दी है, एज वी नो W इक्वल टू QV, वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि चार्ज Q1 को लाने में वर्क यहां पे किया गया कितना, W1, तो W1 इस फॉर्मूला रखेंगे, W1 इक्वल टू Q1 इंटू V, पहले से पोटेंशियल कोई था नहीं यहां पे, तो V की वैल्यू क्या है, 0, तो W1 का अमाउंट ऑफ वर्क क्या आ गया, 0। देन work done to bring charge Q2 at distance R from Q1 is W2। हमने मान लिया है यहां पे, या इसको लेट कर सकते हो, let work done to bring the charge Q2 at distance R from Q1 is W2। so W2 इक्वल टू सेम वे में Q2 इंटू V12, V12 क्या है, इस चार्ज से यहां पोटेंशियल है, V12 1 से 2 पर क्या है, पोटेंशियल। सिंपली आप V भी लिख सकते थे, लेकिन V मैंने यहां यूज कर रखा है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है, तो V12, तो V1 मतलब फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज पे यहां पे, तो इस तरीके से पोटेंशियल निकाल लिया हमने। यहाँ पे V12 की वैल्यू ये आ गई, यहाँ प्लेस कर दी, W2 ये आ गया, W2 यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे KQ1 इस तरीके से Q2, तो इसको हमने सिंपल वे में लिख दिया KQ1 Q2/R, तो नेटवर्क हो गया W इक्वल टू W1 प्लस W2, तो नेटवर्क ये आ गया KQ1 Q2/R, तो यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U, हमने डेफिनेशन पहले लिख दी है, तो U इक्वल टू हो गया KQ1 Q2/R। क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कैसे कैलकुलेट करनी है, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क निकल गया तो वही वर्क क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस। जब दो चार्जेस से ज्यादा का सिस्टम हो तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। potential energy of a system of more than
2 charges more than 2 charges, 2 चार्ज से ज्यादा का सिस्टम हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो डेफिनेशन को आप नोट कर दोगे यहाँ, क्लियर। यहाँ डेफिनेशन आपको नोट करनी है, क्या है, वही सिंपली नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस by bringing them from infinite is known as the potential energy of the system. So as we know, वही सेम वे W इक्वल टू QV, ठीक है। तो अब चार्जेस को ले आते हैं, पहले हम यहाँ पे यहां पर लेके आए, सपोज करो Q1 चार्ज, ठीक। Q1 से यहां पर फिर हम Q2 लाते हैं, मान लें यहां हमने Q2 चार्ज लेकर के आए और यहां हम लाते हैं Q3 चार्ज। इसकी डिस्टेंस 1 और 2 है तो ये R12, ये 1-3 है तो R13 और ये 2-3 है तो ये R23। तो प्रॉब्लम करना होगी इसी को, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये चार्जेस सभी कहां से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, ठीक है। डायग्राम प्लॉट किया है, अब हम देखते हैं किस तरीके से हमने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसकी। लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 from infinite is W1. So W1 equal to Q1 into V. Here V क्या है, 0, Q है, पता है ना रीजन, because there is no electric field or no external charge is present before by bringing the charge Q1. चार्ज Q1 को लाने से पहले, चार्ज Q1 को लाने से पहले ना तो वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कोई पोटेंशियल है, ना कोई और एक्स्ट्रा चार्ज है जिससे वहां पोटेंशियल होगा, इस वजह से ये पोटेंशियल क्या है, 0। सो W1 क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट is 0 because there is no electric potential present at point A। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पे चार्ज, तो चार्ज आया, Q2 लेकर के आए आप, लेकिन Q2 लाने से पहले Q1 तो था, अब इससे यहां पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल निकालता हूं इस चार्ज से इस पॉइंट पे, ठीक है ना, B पे। हम चार्ज कहां लाने वाले, दूसरा वाला एट पॉइंट B। तो हम यहां पे कैलकुलेट करना है, नाउ the potential, now the potential at B due to charge Q1, let V12, तो V12 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 डिवाइड बाई दिस वन R12, ठीक है। Let amount of work done to bring charge Q2 at point B is W2। So W2 इक्वल टू किस चार्ज को लेकर आए, Q2 को, वहां पोटेंशियल क्या है, V12। V12 क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल हमने मान लिया यहाँ पहले। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट एट B ड्यू टू चार्ज Q1, लेट V12 इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाई R12 by placing the value of V12 here, by placing the value of V12 W2 equal to K Q1 Q2
डिवाइड बाई R1। देखो Q1 तो यहां से आ जाएगा और Q2 यहां से आ जाएगा, डिस्टेंस यदि R1 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब 2 तो निकाल लिए। अब तीसरा चार्ज जब यहां लाओगे Q3, तो देखो पोटेंशियल Q1 से भी यहां पे होगा और पोटेंशियल Q2 से भी यहां होगा। क्लियर? तो यहां हम इससे मान लो V13 है और इससे क्या होगा, सॉरी इससे क्या होगा V23। चार्ज Q1 पहले से और चार्ज Q2 पहले से यहां है, इन दोनों से पोटेंशियल होगा यहाँ पे, एक से होगा V13 और दूसरे से होगा V23। एक एक करके निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू Q13 ड्यू टू Q1 पॉइंट C इज V13, तो V13 इक्वल टू क्या होगा K Q1 डिवाइड बाई R13। क्लियर? सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू Q2 at C, let V23, so V23 equal to K Q2 by R23। क्लियर? नाउ ये दोनों ही पोटेंशियल है पॉइंट C पर, एट पॉइंट C और एट पॉइंट C, so नेट पोटेंशियल एट C, नेट एट पॉइंट C due to both of the charges V equal to V13 plus V23, V equal to K Q1 Q3 divided by R13 plus K Q2 Q3 divided by R23। क्या आ गया? अमाउंट of work done to bring charge Q3 at C from infinite, let W3, so W3 equal to Q3 into V, so W3 equal to Q3, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, V1 क्या था K Q1 और ये K Q2, K Q1 और ये K Q2, तो W3 Q3 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। नेटवर्क done to assemble the system W equal to W1 plus W2 plus W3, ऐड हो जाएगा। तो W1 तो क्या है 0 और W2 क्या है, W2 ये रहा पहला तो 0 प्लस W2 की वैल्यू क्या है K Q1 Q2 by R12 प्लस ये रहा W3 K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 R23। Hence U, potential energy of the system, potential energy of system U equal to K बाहर ले सकते हो आप कॉमन, आप K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया ऑफ ए सिस्टम मोर देन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस से ज्यादा अगर हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सप्रेशन है वो ये निकल के आया। क्लियर हुआ? देखो एक बार दोबारा से रिमाइंड करो किस तरीके से किया हमने। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, हमने W1 निकाला। W1 निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि जब चार्ज Q1 को ब्रिंग करके लेके आएंगे या चार्ज Q1 को लेकर के आएंगे
तो पहले से कोई पोटेंशियल नहीं है वहां, पोटेंशियल नहीं तो W1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। अब Q2 को जो लेकर क्या हो गई, तो इस Q1 से पोटेंशियल होगा, वो हमने मान लिया V12, तो उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया पहले, V12 इक्वल टू Q1 by R12। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 लेट W2 एट पॉइंट B, तो W2 इक्वल टू Q2 V12 की वैल्यू वहां से रख देंगे तो W2 ये निकल के आ गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी W1 वाली। सेम वे में अब हमें इन चार्जेस से यहां पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि ये चार्जेस तो पहले आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला। इन चार्जेस से यहां पोटेंशियल होगा, यहां पर भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो दोनों चार्जेस हमने पोटेंशियल निकाल लिए पहले, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये तो Q1 से और ये Q2 से पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सम, स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम होगा। नेटवर्क हमने फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, और नेटवर्क ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मोर देन 2 चार्जेस। इसमें कितने चार्जेस लिए हमने, 3 चार्जेस। अगर आप 4 चार्जेस के सिस्टम का एक्सप्रेशन आता है तो सिंपली आप 4 चार्जेस वहां पर ले लेंगे। कितने चार्जेस ले लेंगे आप, 4 चार्जेस ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे। क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। उससे पहले डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाए तो वर्क उसको रोटेट करने में कैसे निकाला जाता है उसका एक्सप्रेशन लर्न करेंगे। देन हम लर्न करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो अभी हमने 2 टॉपिक को लर्न किया है। ऐसे टॉपिक तो एक ही है, एक बार हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को लर्न कर रहे हैं हम, 2 चार्जेस की निकाला पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस से ज्यादा का कोई सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया। अब देखो एक्सप्रेशन नेक्स्ट, वर्क डन टू रोटेट an electric dipole in an uniform electric field। ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क हमें निकालना है जो रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसको रोटेट करने में कि जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है वो हमें यहां कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी एक आपको थ्योरी पहले यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन से प्लॉट करेंगे और अप्रॉक्सिमेटली डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली। ऐसा नहीं कि आप स्केल रख करके नाप के बैठ जाओ यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी, इतनी डिस्टेंस कितनी, अप्रॉक्सिमेटली आपको लगना चाहिए। इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर प्लेस हो, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज करो मैं भी फॉर्मली बना देता हूँ, ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखी आपने, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अभी तो ये पैरेलल रखा है, यहाँ किसी एंगल पर रखा होता तो देखो प्लस क्यू चार्ज पर तो फोर्स इधर एक्ट करेगा और माइनस क्यू चार्ज पर इधर एक्ट करेगा, 2 फोर्सेस एक्ट करने लग जाएंगे सेम मैग्नीट्यूड के, और उनकी जो डायरेक्शन होगी फोर्सेस की वो क्या होंगी, वो अलग अलग होंगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए प्लस क्यू चार्ज है, तो ये जो फोर्स एक्सप्रेस करेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ये सपोज करो माइनस क्यू चार्ज है तो ये फोर्स एक्ट करेगा इधर, ये पॉइंट पी, और ये माइनस क्यू चार्ज प्लेस हो यहाँ पे तो फोर्स इस पर इधर लगेगा। ये मान लो थीटा एंगल पर प्लेस है, कितने एंगल पर प्लेस है इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा। डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a। क्लियर? अब बात थोड़ा सा आपको यहां से समझनी पड़ेगी। डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं,
सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट पोलैरिटी के होंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E। तो यहां भी F की वैल्यू जो होगी वो QE होगी, और यहां भी F की जो वैल्यू होगी वो भी QE होगी। बस डिफरेंस क्या है कि इसकी डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेपरेट हो, अलग अलग हो, ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसकी जो कोई ऐसे एक्ट कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। जब दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, अलग सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो वे दोनों मिलकर के ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस एक टॉर्क एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, टॉर्क लगा लेते हैं किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे डायपोल है, तो इस डायपोल पर इन दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस से जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से एक टॉर्क एक्ट करने लग जाता है, और वो टॉर्क क्या करेगा, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। दोबारा से समझिए, जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, और उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो। एक ही लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जैसे ये है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती, मतलब प्लस की चार्ज नहीं होता, माइनस की चार्ज, एक इधर लग जाता, एक इधर लग जाता, तो कहानी खत्म। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी एक इधर फोर्स और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कोई वहां पे टॉर्क एक्सर्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, एक यहाँ पे जिसकी वजह से एक टॉर्क एक्ट करने लग जाता है किस पे, डायपोल पर, जो उसको ट्राई करता है, टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो थ्योरी इसकी, as shown in figure, an electric dipole AB is placed in an electric field, in an uniform electric field E, as shown in figure, an electric dipole AB is placed in uniform electric field E, due to which, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लस क्यू चार्ज, force acts on the plus q charge is QE in the direction of the electric field, due to which plus q charge experiences a force F equal to QE in the direction of electric field, okay, and minus q charge experiences a force of same magnitude F equal to QE, but in the opposite direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सपीरियंस करेगा। सो टू फोर्सेस which are acting, two forces of the same magnitude and acting in the opposite direction, and their line of actions are different, that's why it torque exerts on the dipole। मैं यहां पर लिखा हूं इसके लिए आगे, two forces of same magnitude and two forces of same magnitude
and their direction are opposite and their line of action, two forces of same magnitude and their directions are opposite and their line of action are also different, due to which a torque exerts on dipole due to which a torque exerts on dipole which tends to rotate dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब बात आती है टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है पेयर ऑफ फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम पहले टॉर्क निकालेंगे। यहां टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ऐसे तुमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है आपको, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क को टॉ से लिखा जाता है, फोर्स एफ यहां से ले लेंगे। अब देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जैसे ए बी है, ये सी पॉइंट डाल लो, एफ इंटू ए सी। ए सी की जो वैल्यू आएगी राइट एंगल ट्रायंगल से वो आएगी 2a साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स की वैल्यू क्यू ई, ए सी कितना है 2a साइन थीटा। 2a क्यू क्या होता है? 2a क्यू इंटू ई साइन थीटा। अगर लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2a क्यू क्या होता है p, तो टॉ इक्वल टू क्या हो गया p e साइन ऑफ थीटा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट यूज किया है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो एक लाइन, तब आकर के ये पॉइंट बनता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया टॉ इक्वल टू फोर्स एफ इंटू ए सी। और ए सी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन बोथ ऑफ द फोर्सेस। देखो ए सी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? ये रहे दोनों फोर्सेस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AC। तो हमने यहां से ये टॉर्क निकल के आ गया टॉ इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है, लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल d थीटा, लेट dw amount of work done to rotate dipole by an small angle d theta, let dw लेट कर लिया। तो वर्क क्या होगा? रोटेशन में वर्क क्या दिया जाता है? 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, dw इक्वल टू होगा टॉ डी थीटा। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर रोटेशन में वर्क निकाल रहे हो तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क होता है वहां पे जो काम फोर्स करता है, वहां यहाँ पर टॉर्क करता है, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब वैल्यू प्लेस कर दो, dw टॉ की वैल्यू क्या है? PE साइन ऑफ थीटा और ये d थीटा। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल d थीटा। नेट वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय एन एंगल थीटा, लेट w। तो w इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन दिस वन PE साइन ऑफ थीटा d थीटा। हमने कहां से रोटेट किया इसको?
कितना रोटेट किया थीटा से। अगर θ1 टू θ2 करना चाहते हो तो θ2 लगा देना लिमिट इसमें, सॉरी θ1 टू θ2 लेट W, तो θ1 और ये θ2, तो W इक्वल टू देखो P तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, θ1 टू θ2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा। भूल गए याद है अभी सर, सब भूल गए हम तो। अब तो हमारा रूटीन ही चेंज है सर, अब तो रूटीन क्या है, सुबह खाना पीना खाना, आराम से टीवी देखनी है और कोई काम से बचा ही नहीं है। कोरोना जो चल रहा है ना, सारी चीजें आपके पास है, सारी फैसिलिटीज आपके पास है, कहीं जाना नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो सकता अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करें उसको। आपका बुक्स हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, सारी चीज आपके पास है, बस जरूरत है आपकी स्टेमिना की आप किस तरीके से उसको यूज करना चाहते हो, आप उसको यूज करो, लेजी नहीं बनो आप। साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos थीटा, θ1 से θ2 लिमिट, तो W इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया cos थीटा लिमिट θ1 से θ2 लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस cos ऑफ θ1, माइनस साइन को अंदर कर देंगे तो W इक्वल टू आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये है हमारा वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2। किसी डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क किया गया उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, W इक्वल टू P ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ1, या कंडीशन डाल सकते हो आप, इफ डायपोल इज θ1 0 डिग्री से रोटेट किया हो टू θ2 इक्वल टू थीटा। अगर θ1 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 1 तो यहां 1 आ जाएगा, 1 माइनस cos θ2 क्या है थीटा, तो W क्या हो जाएगा इस केस में, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ये समझ आया आपको। तो ये मैंने आपको वर्क का एक्सप्रेशन बताया अभी, वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2। किस तरीके से, ये तो पहले मैंने थ्योरी बताई कि जब भी कोई डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल AB यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तब उसके प्लस क्यू चार्ज पर ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगा, और माइनस क्यू चार्ज पर भी सेम amount of force but in the opposite direction of electric field exert होगा, due to which a torque will act on the dipole, because when the two forces of same magnitude and acts in the opposite direction and their line of actions are different, then they develop the torque, वो डेवलप करते हैं टॉर्क, इसी वजह से यहाँ टॉर्क एक्ट करने लगेगा। थ्योरी आप अपने वर्ड्स में, as shown in the figure, an electric dipole AB is placed in the uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कोई डायपोल AB, due to which plus q charge experiences force F equal to q in the direction of the electric field, while the minus q charge experiences same amount of force but in the opposite direction of electric field, and the line of action of both the forces are different, due to which a torque exerts on the dipole which tends to rotate the dipole in the direction of the electric field। तो पहले मैंने यहाँ टॉर्क निकाला है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉ इक्वल टू F इंटू AC, AC वैल्यू 2 साइन ऑफ थीटा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस E साइन ऑफ थीटा। वैसे फर्स्ट जो लेसन है हमारा उसमें भी हमने टॉर्क की बात की हुई है, ठीक है। टॉर्क मिल गया, फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डायपोल बाय d थीटा, तो d थीटा से d डब्ल्यू निकाल लिया, फिर नेट वर्क निकाला θ1 से θ2, v आ गया P cos θ1 माइनस cos θ2। या कंडीशन प्लेस की कि अगर हमें इसके पैरेलल से रोटेट कराया गया हो इसको तो क्या वर्क होगा, θ1 0 प्लेस कर देंगे, θ2 थीटा रख देंगे, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसके चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल,
अब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की निकालोगे विच प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो वही है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस, नेट वर्क done to bring the charges or to bring the charges to assemble a system of charges known as the potential energy। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क भी ही कैलकुलेट करना है, हम इसको डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया गया होगा वही नेट वर्क क्या कहलाएगा वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट एक्सप्रेशन लर्न करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। Potential energy of the dipole। Potential energy of dipole in an external electric field। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं, एक बार डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल in an external electric field is defined as the net amount of work done required to bring the dipole in an electric field is known as the potential energy of the dipole। जितना उसको वर्क किया गया उसको लाने में, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो मैं इसमें यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं मैथमेटिकल पोर्शन कंसेप्चुअल बात करूंगा आपसे। ये क्या है यहाँ, ये लाइन्स ही नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कोई डायपोल हो, इस पर दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक पर प्लस क्यू इधर, और ये मान लो बी, और इनके बीच का सेपरेशन है 2a। आप इसको कहां से लेकर के आएंगे, इंफिनिटी से, और कहां लेकर के जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, कहां लेकर के जाना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब देखो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगाएगा दोनों चार्जेस पे। क्लियर? इस माइनस क्यू चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक, और प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। सही है ना? माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो हुआ क्या कि माइनस क्यू चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, और प्लस क्यू चार्ज पर एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। माइनस क्यू चार्ज को तो अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर लेगा, प्लस क्यू चार्ज को रिपेल कर रहा है तो आप जब रिपेल कर रहा है तो आप उसको उसके अपोजिट वर्क करोगे, उसको धक्का दोगे, चल भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठ जा करके। ठीक है ना? चल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओ, और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक, आजा भाई, उसको बुला रहा है, और दूसरे को भेजा, जैसे उससे दुश्मनी और इससे इसका प्यार है। ठीक है ना भाई, तू तो आ जा यहाँ पे और तू जा, तो उसको भी भेजना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उसको यहाँ भेजेंगे। तो मेरा मतलब क्या है, दो चीज साफ ही होंगी, इसको तो अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आपने वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको लेकर के आएगा, तो ये जब डायपोल यहां लाए, हम सपोज करो ये डायपोल यहां लाए, माइनस क्यू चार्ज ये आ गया और प्लस क्यू चार्ज ये आ गया। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन क्या था, 2a। तो आप एक चीज देख रहे हो कि क्या इस माइनस क्यू चार्ज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है रिगार्डिंग प्लस क्यू चार्ज से, या आप ऐसे कह सकते हो प्लस क्यू चार्ज ने 2a डिस्टेंस कम चली है। ऐसा हुआ है ना, माइनस क्यू चार्ज आ गया तो कितनी डिस्टेंस आ चली होगी उसने, इतनी 2a।
क्योंकि ये तो पीछे रह जाएगा ना इतना, इसको तो पूरा चलना पड़ेगा, इसको इतनी कम चलनी पड़ेगी। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वर्क करेगा देन द प्लस क्यू चार्ज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कुछ वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल एजेंट दैट वर्क डन ऑन द एक्सटर्नल एजेंट बाय वर्क डन ऑन दिस चार्ज बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन प्लस क्यू चार्ज। क्लियर हुआ क्या? तो यहां हम थ्योरी क्या लिखेंगे इसमें, एज शोन इन फिगर, इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, अब इसकी थ्योरी डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज शोन in figure, an electric dipole brings from infinite into an electric field E. In this situation, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हम यहां, in this situation minus q charge will travel more distance to A than plus q charge. So electric field does the extra work on minus q charge, then electric field does extra work then the electric field does the extra work on minus q charge, then the work done on plus q charge by external agent, तो हम वो एक्सटर्नल वर्क निकाल लें। एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू एक्स्ट्रा कितना वर्क किया उसने, तो उसको W1 मान लो आप, तो नेटवर्क आएगा यहां तक लाने में तो हो गया वो, ये वर्क कुछ कैंसिल हो जाएगा प्लस क्यू वाला से, तो एक्स्ट्रा वाला निकाल लिया हमने, तो कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर QE। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, चार्ज लेवल नेगेटिव लेना चाहते हो नेगेटिव रख दो, माइनस QE फोर्स हो गया, डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा है 2A, तो W1 इक्वल टू 2A क्यू हो जाएगा P, तो माइनस P इंटू T। इसको यहां तक ले आए, इतना ही वर्क हुआ, समझो कैसे इसको लाए, तो देखो इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, इस पर वर्क करके आप जैसे फोर्स लगाते QE फोर्स लगाना पड़ेगा आपको भी, और आप यहां तक लाओगे तो जो वो चार्ज गया था वो यहां तक भी तो गया ही है, यहां तक तो गया पहले, और उसके बाद माइनस क्यू यहां आया होगा पहले, उसके बाद यहां गया होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों यहां तक आ गए, तो ये तो वर्क खत्म हो गया, ये वाला वर्क एक्स्ट्रा बच गया, वही वर्क बचेगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर किया है। ये वर्क तो हो गया कौन सा, तो उसको ला करके रखने में ये वर्क किया गया है, डायपोल को ला करके यहां रखने में वर्क किया W1, सो W1 इक्वल टू माइनस PT। ठीक है, if dipole is rotated from this situation
एंगल थीटा, ठीक है। मीन्स क्या है, ये सिचुएशन कौन सी है, डायपोल कैसे प्लेस्ड है, पैरेलल। अभी थीटा वन की जो बात है, हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था W इक्वल टू P cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ये था। तो पैरेलल प्लेस है तो थीटा वन कितना हो गया 0 डिग्री और थीटा टू कितना हो गया थीटा डिग्री। इट मीन्स थीटा वन इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा टू इक्वल टू थीटा। तो लेट W2, सो W2 इक्वल टू वहां से PE cos 0 माइनस cos ऑफ थीटा। तो W2 क्या आ गया PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा। द इक्वेशन नेट वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2, एक तो हो गया माइनस PE प्लस ये वाला PE माइनस PE cos ऑफ थीटा, ये तो खत्म, माइनस प्लस कैंसल आउट। तो W क्या आ गया माइनस PE cos ऑफ थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई U इक्वल टू, hence U इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसकी, डायपोल की, which placed in an electric field and also it is rotated by an angle theta। यहां स्पेशल केसेस हैं दो। क्या स्पेशल केसेस हैं, if theta equal to 0 degree then it is stable equilibrium, बिकॉज ये U मिनिमम होगा, थीटा 0 प्लेस करोगे तो माइनस का PE हो जाएगा, क्यों cos 0 क्या होता है 1, एंड इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो U मैक्सिमम होगा उस केस में, क्यों cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया प्लस PE। ये जो प्लस PE आया है ये आया है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ क्या। तो अभी आज इस लेक्चर फोर्थ में हमने क्या क्या लर्न किया, हमने सिंपली आज लर्न किया है पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और डायपोल के बारे में बात की है। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिलेट करना है, आपको वर्क से रिलेट करना है। वर्क हम कैसे जाएंगे, पीछे वाला कंसेप्ट W इक्वल टू QV, जहां मैंने पोटेंशियल कंसेप्ट दिया था आपको, वहां से पता है फॉर्मूला W इक्वल टू QV होता है। तो पहले डेफिनेशन लिखो हर एक की, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी की पूछे तो तब तो लिखनी है। अगर टू चार्जेस ऑफ सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कराया है तब भी पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसकी थ्योरी चार्ज Q1 को लेकर के आए हो तो लेट वर्क डन इज W1 will be 0 because there is no potential present at there before the bringing the charge Q1 at point A, so W1 0 हो गया। अब due to charge Q1 potential at point B at distance R, V1 निकाल लो या V निकाल लो, पोटेंशियल निकाला जाएगा KQ by R, ये पोटेंशियल होगा। Now the work done to bring the charge Q2 at point B, let W2 निकाल लेंगे Q2 into V, तो वहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। फिर 3 की निकालने में मोर देन 2 चार्जेस की। फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, वर्क के बारे में बताया। तो इस तरीके से हमने आज ये 4 टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज चैप्टर आपका थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ होल द चैप्टर। पहले एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जांपल्स के बाद हम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। 2 आपके लेक्चर होंगे, उसमें टोटली न्यूमेरिकल रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आपको जब भी समझ में आएगा कि जब आपने कंसेप्चुअल थ्योरी को वहां पे लर्न किया है, वरना मैथमेटिक्स आपसे वहां का फिजिक्स का मैथमेटिक्स टफ है, इतना इजी नहीं है। तो वहां पे जब ही सॉल्व होगा वो जब आपने उसका लॉजिक लर्न किया है कि पोटेंशियल कैसे निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, वर्क क्या होगा, कब नेगेटिव आएगा वर्क, कब वर्क पॉजिटिव होगा, वो सारी चीजें अगर आपके माइंड में रिसाइड कर रही हैं कि डायपोल क्या है,
डायपोल को रोटेशन में वर्क क्या होगा, उस पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो ही आप आगे उसको फर्दर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप पहले उसको अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन विल अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।